सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि जितने भी लैंडमार्क जजमेंट हैं उनको हम सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आज उसका फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का जो कि 1950 का केस है उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे इंडियन हिस्ट्री का, हमारे इंडियन पॉलिटी का एक ऐसा केस है जिसने स्टार्ट किया कि हम अपने फंडामेंटल राइट को किस तरीके से फंडामेंटल राइट के ऊपर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। ठीक है, तो A.K. गोपालन का केस फर्स्ट केस है जिसने बहुत ही लैंडमार्क उस टाइम में एक केस बना था। ठीक है, तो देख लेते हैं A.K. गोपालन का केस क्या है। तो पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि A.K. गोपालन थे कौन, कि इनके ऊपर हम लोग इतना ऐसे स्टडी कर रहे हैं। तो A.K. गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे वो, और उनको डिटेन कर लिया गया था एक लॉ के अंडर जो कि था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। एक लॉ था जिसके अंदर उनको डिटेन कर लिया गया था, और उनको डिटेन किया गया था 1947 के टाइम में, और उन्होंने 1950 के टाइम में अपना वो डिटेन हुए थे उन्होंने चैलेंज किया था उसको। ठीक है, और वो जो उनका ग्राउंड था चैलेंज का वो था फंडामेंटल राइट को, कि उनका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे उसको चैलेंज किया अंडर आर्टिकल 32 के उन्होंने चैलेंज किया। आर्टिकल 32 जो है वो हमारे रेमेडी का आर्टिकल होता है। मैंने आपको बताया है, जो मैंने रेमेडी का लेक्चर बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 टाइप की रेमेडीज होती है हमारे पास: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सरी, प्रोहिबिशन और को वारंटो। ये 5 के 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था। आप इसका लिंक टॉप राइट कॉर्नर में देख सकते हैं, वहाँ पर आ रहा होगा कहीं आसपास, अभी मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो हेबियस कॉर्पस का रिट इन्होंने इशू करवाया था, और हेबियस कॉर्पस का रिट होता है, इसका लिटरल मीन होता है टू हैव द बॉडी और टू कॉल द बॉडी। ठीक है, तो उन्होंने अपने ऊपर इस केस को लगवाया था, इस रिट को इशू करवाया था, और वो कहते हैं कि उनका वॉयलेशन हुआ फंडामेंटल राइट का, और वो राइट्स जिनका वॉयलेशन हुआ था वो हुआ था 13, 20 और 21। इसमें 19 भी एक था जो मैं आगे डिस्कस करूंगी। पहले तो उन्होंने इसको मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक आए थे। तो इस तरीके से जो A.K. गोपालन का केस है उनका बेस तैयार हुआ था। तो इस केस में जो लॉ जिन राइट्स को उन्होंने कहा था कि उनका ये राइट वायलेट हुआ है, वो राइट्स थे, वो आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 13, 19, 21 और 22। देखो, पहली चीज़ तो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि उनको डिटेन कर लिया गया था एक लॉ के अंडर, जो लॉ था प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ठीक है, जो कि 1950 में वो आया था। उस लॉ के अंडर उनको उस लॉ के अंडर उन्होंने बोला था, उस लॉ को अपना बेस बनाकर उन्होंने बताया था कि मेरे ये जो राइट्स हैं इनका वायलेट किया गया है। तो उन्होंने, जब भी आप डिटेन किए जाते हो तो आपके कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो कि ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि आप कहीं मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम की बात करता है, हमारे कहीं भी आने जाने का, हमारे स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन का, वो सब जो हमको आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है फ्रीडम के बारे में, वो हमारा वायलेट होता है। राइट टू लाइफ और लिबर्टी भी वायलेट होता है हमारा उस टाइम पे, और हमको हमको अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। तो ये सारे उनके अकॉर्डिंग ये सारे जो राइट्स थे वो वायलेट हो रहे थे उनके उस जेल में रहकर बिना किसी रीज़न के, उनका ये मानना था। ठीक है, अब हमने इतना देख लिया और हमने ये नहीं देखा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या था, लॉ क्या था, तो फिर तो गलत हो जाएगा। तो 1950 में लॉ लाया गया था, जिसमें इस लॉ के अंदर था, मैंने इसको अपनी लैंग्वेज में लिखा है, मैंने इसका कहीं और से नहीं ढूंढा, जो मुझे पता था मैंने उसको लिखा। उसमें इस लॉ में था, इन दिस एक्ट इफ गवर्नमेंट थॉट दैट this person is going to do some illegal act, that under this act that person can be detained by the police, either he is going to do or not। देखो, इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट सिर्फ ये उसको ये लगे, सिर्फ उसने सोचा या फिर उसको लगे कि कोई पर्सन जा रहा है ऐसा कोई काम करने जो कि इलीगल है। ठीक है, इस एक्ट के अंडर वो इस एक्ट के अंदर फिर उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको पुलिस उसको डिटेन कर लेगी, चाहे वो उस काम को करने जा रहा हो चाहे ना जा रहा हो। उन्होंने सिर्फ सोचा या फिर उनको सिर्फ लगेगा उस टाइम पर। ठीक है, तो वो ही प्रिवेंटिव डिटेंशन था कि अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि कोई इंसान कोई इलीगल काम करने जा रहा है तो गवर्नमेंट के पास ये राइट है, गवर्नमेंट ने इस लॉ के अंदर ये बोला कि इसको जाके आप डिटेन कर सकते हो। ठीक है, तो वो इस लॉ में बोला गया। सो वी कैन से दैट अंडर दिस एक्ट पर्सन्स फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 है वो, एंड
राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला जो पॉइंट है आर्टिकल 21 वो वायलेट हो रहा है इस आर्टिकल के अंडर, क्योंकि अभी आपने प्रूफ भी नहीं किया और आपने इसको डिटेन कर लिया, तो ये चीज़ तो गलत होगी ना। तो वही पॉइंट आता है यहाँ पर कि आपका 19 और 21 ये दोनों राइट वायलेट हो रहे हैं, और उन्होंने सेम जाके ये चीज़ बोली। ठीक है, तो एक गोपालन केस में जो जजमेंट आई, जो कोर्ट ने बोला, वो देखो वो क्या बोला। उन्होंने कहा कि वो वायलेट नहीं कर रहा है, वो वायलेट नहीं कर रहा है, राइट टू फ्रीडम को वायलेट नहीं कर रहा है, डिटेनी जिसको जेल में डाला गया उसके राइट टू फ्रीडम को वायलेट नहीं किया जा रहा है, आर्टिकल 19 में कहा गया। ठीक है, अब ये किस बेसिस पे कहा गया ये मेरे को नहीं, मतलब ये किस बेसिस पे कहा गया ये अभी तक मतलब इसका एक्सप्लेनेशन मेरे को नहीं मिला। ठीक है, आर्टिकल 21 को इन लोगों ने बहुत नैरो माइंड से देखा और उन्होंने कहा कि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ जो हमारा आर्टिकल 21 है उसके अकॉर्डिंग देखा कि जो ड्यू प्रोसेस बाय लॉ जो था वो यूएस की कंडीशन थी, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ये देखो ये प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस बाय लॉ, ये दोनों ना ऑलमोस्ट सेम है। जो हमारे अम्बेडकर जी थे वो चाहते थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस बाय लॉ लिखा जाए, बट जो और लोग थे वो चाहते थे कि नहीं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिखा जाए, तो वही लिखा गया। इनमें कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। मेनका गांधी वाला जो केस हुआ था उसमें इन दोनों के डिफरेंस को खत्म कर दिया गया, और अब चाहे आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बाय लॉ लिखो या प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिखो, दोनों का मीन सेम होता है। तो उन्होंने कहा कि हमारा आर्टिकल 21 जो है ना वो इसको मानता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को मानता है, ड्यू प्रोसेस बाय लॉ को नहीं मानता। ठीक है, तो हमारे आर्टिकल में जो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ लिखा हुआ है कि मतलब इसका मतलब होता है कि जो भी लॉ निकाला है वो प्रोसीजर जो स्टेब्लिश किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उस लॉ को निकाला गया है। ठीक है, और आर्टिकल 22 में कहा गया, आर्टिकल 22 के ऊपर कहा गया कि पार्लियामेंट हैज़ राइट टू मेक लॉ, पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो कोई भी लॉ बनाए। तो आर्टिकल 22 भी उनके हिसाब से डिटेन नहीं हुआ, तो ये चीज़ बोली गई आर्टिकल इस कोर्ट के जजमेंट में। ठीक है, और कंक्लूजन में ये बोला गया कि जो आर्टिकल 21 है, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द पर्सनल लिबर्टी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो पर्सनल लिबर्टी है विल रिस्ट्रेन इन ओनली 2 केसेस। जो पर्सनल लिबर्टी है वो सिर्फ 2 ही केस में रिस्ट्रेन की जा सकती है, जब कोई फिजिकली रिस्ट्रेन हो, मतलब किसी को हथकड़ी लगा के बैठा हो, पैर हाथ बांध के बैठा हो तब, या फिर कोर्जन के केस में किया जा सकता है। बट यहाँ पर वो दोनों ही चीज़ नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि आपका कोई भी ये पर्सनल लिबर्टी वाला जो पॉइंट आप बोल रहे हो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मेनका गांधी वाले केस में जो कि अगेन एक लैंडमार्क जजमेंट था, उसमें इन लोगों ने एक गोपाल वाला जो जजमेंट दिया था उसको ओवर रूल्ड किया। तो एक गोपाल वाला इतना ही केस था। अब हम नेक्स्ट जो अगला केस देखेंगे वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा। सो टिल देन गुड बाय।